नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए यूपीजीके की सीरीज में एक कदम आगे और बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश की समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वे सारी की सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें बचती हैं तो उसे हम उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स के साथ में कवर कर लेंगे, जिसे निश्चित तौर पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सादी अनुदान योजना के विषय में बात करते हैं। सादी अनुदान योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी और ये योजना जो है ये किस योजना के तहत लागू की गई है, तो ये कन्या विवाह योजना के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत जिस लड़की की शादी होनी है उसके लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, इस योजना के लिए पात्रता क्या है? उत्तर प्रदेश की योजना है तो सबसे पहले तो व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और जो आवेदक परिवार है उसके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के साथ साथ सामान्य वर्ग के वे सभी लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, वे सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एज लिमिट आपको पता ही है, शादी की जो आयु की न्यूनतम सीमा है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, लड़कों के लिए 21 वर्ष है, तो इससे कम जो है आयु नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक परिवार से मैक्सिमम 2 पुत्री जो हैं यानी 2 लड़की जो हैं उन्हीं को लाभ दिया जा सकता है। एक परिवार में 2 से अधिक पुत्रियों पर इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शादी अनुदान के लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी आर्थिक अभाव के कारण सही समय पर नहीं हो पाती है, इससे उनको लाभ प्राप्त होगा। इसका लाभ प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा। इसके लिए आवेदक जो है शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन करके इस लाभ को प्राप्त कर सकता है और इसके साथ साथ इस योजना का उद्देश्य फिजूल खर्च का रोकना भी है। अगर इंटरकास्ट विवाह होता है, अंतर जातीय विवाह होता है, तो उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। सॉरी, सामूहिक विवाह अगर होता है, सामूहिक विवाह की स्थिति में कम से कम 11 जोड़े उनके विवाह के साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में, मतलब कोई सामूहिक विवाह हो रहा है और कम से कम कितने कपल्स हैं, 11 कपल हैं और वो सभी एक ही स्थल पर जो है विवाह का आयोजन कर रहे हैं, मतलब जो समारोह है वो एक ही स्थल पर आयोजित किया जाना है, तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश सरकार 5,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से, ठीक है, 5,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से आयोजन में जितना भी खर्चा होगा उसका जो है भुगतान करेगी। दूसरी योजना है निःशुल्क टैबलेट योजना, जिसको स्मार्टफोन वितरण योजना भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे रिलेटेड है, तो ये निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण से जुड़ी हुई है। 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की घोषणा की। तो ये योजना खास करके इनकी डेट्स आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अगर आप कुछ याद न रख पाएँ तो डेट्स पर फोकस करते चलिएगा, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है योजनाओं से पूछे जाते हैं। 4-5 योजना आपको दे देगा, फिर आपको ये पूछा जाएगा कि इन योजनाओं को जो है सही मिलान कीजिए, इनका सम्मेलन कीजिए। राज्य के जितने भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमाधारी हैं, कौशल विकास से जुड़े हुए जो भी युवा हैं, पैरामेडिकल क्षेत्र के युवा हैं, नर्सिंग करने वाले युवा हैं, ये विविध शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के युवा वर्ग जो है इस योजना का लाभ लेंगे। इस योजना के लिए बजट 2023-24 में, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, 2023-24 के बजट में इस टैबलेट वाली योजना के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, तो 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के लिए प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021, ठीक है, यूपी सरकार के द्वारा यह 15 सितंबर 2021 को जो है लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ जन भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास करना है। इस योजना में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखते हैं। इस योजना के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी और उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उद्देश्य क्या है कि गाँवों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अवस्थापना विकास है,
उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें नागरिकों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। इस योजना की पात्रता के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इस योजना के तहत स्मार्ट विलेज का निर्माण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना, सोलर लाइट लगवाना, सीवरेज के लिए एसटीपी प्लांट लगवाना, इसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, अग्निशमन सेवा केंद्र, स्टेडियम, व्यायामशाला, खुला जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, इनका विकास करना है। इस योजना की कुल लागत का 50% जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार जो वहन करेगी। इसके साथ साथ बाकी का जो 50% है वो लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और वे ऐसे लोग होंगे जो इस योजना में कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक हैं। बदले में जो परियोजना मतलब जिस परियोजना का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए भी ये खर्चा किया जा रहा है, उसका जो नाम रखा जाएगा वो इन सहयोगियों के परिवार वालों या रिश्तेदारों के नाम पर उनकी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, यानी 50% खर्चा इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट देगी और 50% खर्चा जो भी इच्छुक लोग हैं जो कि अपने गांवों का विकास करना चाहते हैं तो वो स्वेच्छा से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो भी परियोजना होगी उसका नाम उनकी इच्छा के अनुसार या तो उनके परिवार वालों के नाम पर या उनके रिश्तेदारों के नाम पर रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस तरह की अनूठी पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिक महात्मा गांधी पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और श्रमिक कार्ड बने कम से कम 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन सभी मजदूरों को सरकार हर महीने 1000 रुपये की पेंशन देगी। इस योजना में सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष के बाद में पेंशन में इंक्रीमेंट भी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिसमें सरकार 2 वर्ष से 50 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ाती है, जो अधिकतम 1250 रुपये जो है हो सकता है। मैक्सिमम सीमा बढ़ाने की 1250 है। इस योजना का लाभ ले रहे श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की देय राशि उसके बाद में उसकी पत्नी को दी जाएगी। महात्मा गांधी पेंशन योजना के लाभ एवं पात्रता। तो सबसे पहला बात है कि जितने भी श्रमिकों को ये लाभ दिया जाएगा वे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए और जिनका श्रम कार्ड बना है वे सभी मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी को केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा संचालित किसी भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, मतलब इस पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब श्रमिक जो है किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। योजना का आवेदन वही श्रमिक कर सकते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, आवेदन करने वाले श्रमिक का बैंक खाता होना जरूरी है। बैंक खाता श्रमिक के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पेंशन धारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारजनों को 1 माह के भीतर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा। योजना का आवेदन कर रहे श्रमिकों को 60 वर्ष आयु पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब जब भी कोई भी श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन करेगा तो उसको यह बताना होगा या इस बात का प्रमाण देना होगा कि उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसी कामगार की अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, इस स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में दी जाएगी। इस योजना के तहत 50% से अधिक एवं 100% से कम स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। 25% से 50% तक स्थायी अपंगता होती है तो उसको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँगा कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से याद रखनी है और ये तो आप समझते ही चलें कि जो भी योजना आपको बताई जा रही है वो किस तिथि को लागू की गई है वो आपको याद रखना ही रखना है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन योजना के अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं उनको मैं आपको बताते चलूँगा कि ये पॉइंट जो है ज़रूरी हैं। तो ये जो है लेटेस्ट डेटा है कि असंगठित क्षेत्र जो है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, श्रमिक हैं, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ है
और प्रदेश की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 21% है। बजट 2023-24 में योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये 30 मई 2021 को घोषित की गई। लक्ष्य क्या है इसका? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 2021 की और 19 की योजनाओं को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी यूपी गवर्नमेंट चल रही है और यूपी गवर्नमेंट की जो भी अच्छी योजनाएं हैं या समाज के लोगों के लाभ से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, वे पुरानी योजनाएं भी एग्जाम्स में लगातार पूछी जा रही हैं। ये आप पेपर्स देख रहे होंगे तो उनमें आपको इस बात का अंदाज़ा आसानी से लग गया होगा। तो लक्ष्य क्या है कि कोविड-19 जो आया था उसके कारण ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए, उन बच्चों की शिक्षा, उनका भरण पोषण, उनकी सुरक्षा और उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के पात्र कौन हैं? वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके माता पिता विधिक अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद में हो गई हो और बच्चे की आयु 0 से लेकर के 18 वर्ष के बीच हो। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक की आयु का बच्चा इस योजना का लाभ नहीं लेगा। लाभ क्या है कि बच्चा जब तक एडल्ट होगा, वयस्क होगा, उसके वयस्क होने तक अभिभावक उसका जो भी होगा, जो भी उसकी उसका केयर टेकर होगा, उसको हर माह बच्चे के भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और जिनका कोई परिवार या देखभाल या करता नहीं है, उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के बाद शादी के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ अभिभावक की मृत्यु के बाद में बच्चे की जितनी भी चल अचल संपत्ति होगी उसकी सुरक्षा जो है सरकार के द्वारा की जाएगी। शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना ये 26 मार्च 2021 को लागू हुई। इसके पात्र कौन हैं? ऐसे सभी व्यक्ति जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, विधवाएं, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है कि लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार के मेधावी छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना है। इस योजना से गरीब मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से छात्रों को स्टडी मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा। अभ्युदय योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को किया गया था। पात्रता क्या है इस योजना के लिए? आवेदक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है और इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है और ये योजना केवल उन्हीं छात्रों के लिए ही है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभ्युदय योजना के लाभ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को उनके अपने जिले में ही निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को सिलेबस और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्राप्त कर सकते हैं। अभ्युदय योजना के तहत वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को 10 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा। मुफ्त टैबलेट से गरीब छात्रों को अध्ययन करने में आसानी होगी। कोचिंग के लिए चयनित जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको भी टैबलेट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2023 के अंतर्गत ई लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा, जहां परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग अधिकारी वीडियो के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे जिससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत परीक्षा के पैटर्न की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ के साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है।
डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत देश भर के 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो 31 यूनिवर्सिटीज़ का इसमें जो है चयन किया गया है। ग्राम उजाला कार्यक्रम, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 19 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत जो है कहाँ से हुई, वाराणसी से हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण के तहत 5 जिलों के गांवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। इसके तहत 202.5 करोड़ यूनिट सालाना बिजली की बचत और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में 16.5 लाख टन वार्षिक की कमी आएगी। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की गई। इस योजना के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना जो है सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के तहत जिला स्तर और राज्य स्तर पर 2 समितियों का गठन किया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। योजना के मुख्य उद्देश्य, महिला कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम को सहायता प्रदान करना, महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और सुदृढ़ीकरण करना। इस योजना के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बेचने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सामर्थ्य योजना महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति एवं सर्वांगीण प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भरता के शिखर तक पहुंचाकर रोजगार के अवसर पैदा करके उन्हें बेहतर जीवन देने पर केंद्रित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, 30 सितंबर 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 2725 विकास उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 829 प्रखंडों में, इसमें से 408 प्रखंडों में कुल 693 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से किसानों की उपज का सही मूल्य प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों से जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी 5 लाख रुपए की ऋण पर 4% की सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी। इसके बाद में आता है किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी 2021 से किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कई तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया। साथ ही किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए किसान मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इस योजना के तहत प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और अन्य संगठनों को एक मंच पर ला करके कार्य करना है, जिससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। साथ ही प्रवासी कामगारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पात्रता के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए तथा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। योजना 26 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में गोपालक योजना, ये काफ़ी बार पूछी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में गोपालक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को बैंक द्वारा 9 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और गोपालक योजना का लाभ उन्हीं उद्यमियों को दिया जाएगा जिनके पास 5 गाय या भैंसें पहले से हैं। इससे अधिक पशु हों तो ऋण मिलने में जो है उनको आसानी होगी। मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के
ऐसे इच्छुक बेरोजगार युवक गोपालक योजना के अंतर्गत डेयरी फार्म खोलने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा डेयरी फार्म की स्टार्टिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस डेयरी फार्म का विस्तार रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। गोपालक योजना की पात्रता: उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, सालाना आय 1 लाख रुपए से कम हो और उसके पास कम से कम 5 स्वस्थ दुधारू पशु पहले से होनी चाहिए। गोपालक योजना के लाभ: उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बैंक द्वारा लोन देकर स्वरोजगार प्रदान करना है तथा डेयरी फार्म खोलने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने वाला आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक के पास कम से कम 5 दुधारू पशु होने चाहिए। विरासत अभियान: दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष विरासत अभियान का शुभारंभ किया। यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान है। इस अभियान के दौरान यूपी के राजस्व गांवों में कई सालों से लंबित पड़े विरासत के मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई। मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी मानी जाएगी। योजना की पात्रता के लिए किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 18 से 70 वर्ष की जो है उसकी आयु सीमा होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान भी पात्र होंगे जिनके पास भूमि नहीं है और जो बटाई पर कार्य करते हैं। योजना के अंतर्गत आग लगने, बाढ़ आ जाने, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप काटने, जीव जंतु या जानवर द्वारा मारने एवं आक्रमण करने इत्यादि अनेक कारणों से होने वाले मृत्यु या दिव्यांगता के कारण आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। अब वो सहायता किस तरीके से दी जाएगी उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है व्यक्ति तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। 50% से अधिक और 100% से कम विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 25% से लेकर के 50% के बीच में विकलांगता होने पर 1,25,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर मृत्यु होती है तो उस दिशा में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान: मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से करी थी? बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से करी थी। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल का संचालन शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर के वासंतिक नवरात्र अप्रैल 2021 तक किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर 2019 को ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी। प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व की जो योजना चलती थी अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, इसका नाम चेंज करके बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा गया। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करके उन्हें जीविकोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बनाकर परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण के विकास में सहयोगी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन को विकसित करके सतत रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके साथ साथ ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में पलायन से रोकना और शहरी क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने का भी उद्देश्य है। इस योजना के तहत SC, ST और दिव्यांगों को 35% अनुदान या अधिकतम 70,000 रुपये, सामान्य जाति को 25% अनुदान या अधिकतम 50,000 रुपये एक ऋण अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होती है। साथ ही पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। BC सखी योजना ये पूछी गई है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 22 मई 2020 को इस योजना का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत BC सखी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर डिजिटल लेन देन कराएंगी। BC का मतलब है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ठीक है। तो BC का यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। BC सखी
बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। बीसी सखी योजना की पात्रता। इस योजना के तहत महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास उनको होना चाहिए, इसके साथ साथ उनको बैंकिंग सेवाओं की समझ हो, उम्मीदवार महिला पैसे का लेन देन करने में सक्षम हो, और जो भी महिला बीसी सखी के रूप में नियुक्त की जानी है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सखी योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा जो बैंकिंग को समझ सकें और पढ़ लिख सकें। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाली महिलाओं को होगा। बीसी सखी गांवों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी और महिलाओं को बैंकिंग के प्रति अवेयर करेंगी, जागरूक करेंगी। बीसी सखी के तहत चुनी गई महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने के लिए उन्हें कमीशन भी मिलेगा, यानी जो पैसे का लेन देन वो कराएंगी उस पर उनको अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाएगा या कमीशन ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होगा। बीसी सखी को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे खरीदने के लिए प्रदेश सरकार बीसी सखी को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी देगी। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर 2019 को सभी जिलों में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई और ये लाइन आप याद रखेंगे। 23-24 के बजट में इस योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म से लेकर के उसके स्नातक पास होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। और बेटी के जन्म को इस तरीके से प्रमोट किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं होती हैं, जो कुप्रथाएं समाज में चल रही हैं, उनको रोकना और बेटियों को प्रोत्साहित करना। योजना के लिए लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए अधिकतम निर्धारित है। इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए किसी परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के लिए लाभ हेतु पात्र होंगी। जैविक संतान मतलब जो कह सकते हैं ओरिजिनल, जो कह सकते हैं पुत्र पुत्री होता है, और एक वो होता है कि जो स्वयं का पुत्र पुत्री नहीं है, वो अपने वंश के लिए किसी भी बच्चे को गोद लेता है, तो वो विधिक रूप से गोद ली गई संतान हो गई। जैविक संतान खुद का जो पुत्र या पुत्री होता है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के फलस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, असमान लिंगानुपात पर नियंत्रण, बाल विवाह पर रोकथाम और बालिकाओं में शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 1 मार्च 2019 को ये योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना में वे लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। योजना के तहत चयनित परिवार सरकार एवं निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं जो अस्पताल इस योजना के तहत चिन्हित हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और चयनित परिवार को सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा। गोल्डन कार्ड याद रखेंगे। गोल्डन कार्ड किस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्य उद्देश्य है इस योजना का लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद तक का पूरा खर्च शामिल किया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कामगारों को भी शामिल किया गया है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक आध जो प्रोडक्ट है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो उनको यहाँ से देखिएगा। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस उद्योग के लिए जाना जाता है, इससे जुड़ा हुआ जो वीडियो था हम पहले देख चुके हैं जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के समस्त उद्योग धंधों के विषय में पढ़ा था। तो लगभग अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वो उद्योग वाला चैप्टर जो है वो ठीक तरीके से पढ़ा होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो है शुभारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और परंपरागत उद्योगों का विकास जो है इसके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर जिले के खास उत्पादों के निर्माण,
उनके मार्केटिंग और प्रसार की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में यानी हाथ से जिन चीज़ों का निर्माण किया जाता है उनमें प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 44% है। इसी तरह कालीन में 39% और चमड़ा उत्पादों में यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26% है। यह योजना प्रदेश के लघु उद्योगों और हस्तशिल्प के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, ऐसी अवधारणा विश्व में पहली बार जापान में वर्ष 1979 में लागू की गई थी। इस योजना को आगे चल करके थाईलैंड सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया। इसके बाद में चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी इस तरह की योजना का मॉडल अपनाया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य की राजधानी लखनऊ के निर्यात भवन में अलग से ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अब प्रत्येक जिले से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको देख लीजिए। यहाँ से आगरा विशेष रूप से चमड़े के उत्पादों के लिए जाना जाता है। प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट है बताता चलूँगा, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी याद रखेंगे। बलिया बिंदी उत्पादों के लिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिरोजाबाद कांच के प्रोडक्ट्स के लिए, विशेष रूप से कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। मैनपुरी तारकशी करला, हाथरस हींग प्रोसेसिंग, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण में केला। एटा जो है ये घुंघरू और घंटी यानी पीतल के उत्पादों के लिए जाना जाता है। वैसे पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। एटा का जो एक टाउन है जलेसर, वो विशेष रूप से घंटी और जो घुंघरू बनाए जाते हैं पीतल के, उनके लिए जाना जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपको, ठीक है। कासगंज जो है जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है, ये याद रखेंगे। मथुरा बाथरूम फिटिंग और श्रृंगार मूर्ति कंठी माला इनके लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ये भी आप याद रखेंगे, ताले और हार्डवेयर। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादों के लिए है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। मऊ वस्त्र उत्पाद, बरेली जरी जरदोजी और बांस उत्पाद, इसके साथ साथ सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। जौनपुर ये जो है ऊनी कालीन या दरी के लिए जाना जाता है। बदायूं भी जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। गाजीपुर ये याद रखेंगे जूट वॉल हैंगिंग के लिए जाना जाता है। पीलीभीत ये भी इम्पॉर्टेंट है, बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद यहाँ पे बनाए जाते हैं। वाराणसी बनारसी सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, शामली लौह कला के लिए, कानपुर चर्म उत्पाद, आगरा भी चर्म उत्पाद था तो याद रखेंगे दोनों को। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पादों के लिए जाना जाता है, ठीक है। इटावा वस्त्र उत्पाद, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। औरैया देसी घी के लिए जाना जाता है खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत। भदोही ये कालीन जो है उत्पाद के लिए इसको चुना गया है। मिर्ज़ापुर इसमें कालीन और मेटल उद्योग का प्रचलन रहता है। फर्रुखाबाद ये ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, वस्त्र छपाई। सोनभद्र में कालीन और दरियां। कन्नौज इम्पोर्टेंट है इत्र उत्पाद के लिए। उन्नाव जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद। संभल याद रखेंगे हस्तशिल्प या हॉर्नबोन, ठीक है। रायबरेली लकड़ी के शिल्प। अमरोहा ये याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है, संगीत वाद्य यंत्र ढोलक के लिए इसको चुना गया है। सीतापुर दरी। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान। लखीमपुर खीरी यहाँ पर जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद। बागपत में गृह सौंदर्य उत्पाद। हरदोई में हथकरघा उत्पाद। मेरठ इम्पोर्टेंट है खेल का सामान, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पूछा गया है। बिजनौर में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, कास्ट कला के लिए इसको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर वाला ये काफ़ी बार कई एग्जाम्स में पूछा गया। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है बुलंदशहर में बनाए जाते हैं, सिरेमिक उत्पादों के लिए इसको जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इसको जाना जाता है। रामपुर पैच वर्क के साथ में एप्लिक वर्क और मेंथा के लिए जाना जाता है। हापुड़ घरेलू सजावटी सामान। मुरादाबाद में धातु शिल्प या पीतल के बर्तन, इसके साथ साथ संत कबीर नगर में भी पीतल के बर्तन। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्धार्थ नगर जो है तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, ये चावल की एक विशेष प्रजाति काला नमक चावल जो है उसके लिए जाना जाता है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बांदा में सजर पत्थर पर शिल्प का कार्य किया जाता है।
महोबा में गौरा पत्थर शिल्प का कार्य किया जाता है। हमीरपुर चमड़े की जूतियों के लिए फेमस है, पूरे चमड़ा उत्पादों के लिए नहीं, केवल चमड़े की जूतियों के लिए फेमस है। गोंडा को दाल के लिए चुना गया है, बलरामपुर को भी दाल के लिए चुना गया है। बहराइच, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गेहूं का जो डंठल होता है, डंठल मतलब गेहूं की जो फसल होती है उसके नीचे जो डंठल होता है उससे यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी जो है बहराइच को चुना गया है। बाराबंकी, इसको दुपट्टे के लिए चुना गया है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अयोध्या गुड़ और जैगरी उत्पाद। अंबेडकर नगर को वस्त्र उत्पाद के लिए चुना गया है। कानपुर देहात को एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए चुना गया है। लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बस्ती को कास्ट शिल्प और सिरका उत्पादों के लिए जाना जाता है। अमेठी में मूज उत्पाद हैं, सुल्तानपुर में भी मूज उत्पाद हैं। गोरखपुर, याद रखेंगे, टेराकोटा और रेडी गारमेंट इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर जो है केला रेशा उत्पाद के लिए जाना जाता है। देवरिया की बात करेंगे तो सजावटी उत्पाद और कढ़ाई सिलाई उत्पाद। महाराजगंज फर्नीचर के लिए। झांसी सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, खिलौने होते हैं, उनके लिए। जालौन हस्त निर्मित कागज़ कला, जालौन में कालपी जो है वो हस्त निर्मित कागज़ कला के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ललितपुर जो है जरी सिल्क साड़ियाँ और खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। चंदौली जो है जरी जरदोजी और काला चावल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये ओडीओपी प्रोडक्ट हो गए आपके। अब यहाँ से देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2017 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के लिए आवेदन केवल शिक्षित बेरोजगार युवा ही कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनको 10%, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग महिला और विकलांग अभ्यर्थी को 5% का अंशदान जो है वो जमा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत ऋण जो दिया जाएगा उस पर अधिकतम 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ के अधिकांश युवा शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवा को ऋण या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा 13 अप्रैल 2017 को ये स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखा करके एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को जो है शुरू किया गया। ये सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित हैं। इस सेवा का जो फ़ोन नंबर है वो 108 है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 में आगामी 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हेतु निर्यातकों को मंडी शुल्क और विकास सेस पर छूट दी जाएगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना 13 नवंबर 2017 को स्टार्ट की गई। ठीक है, राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित ग्रामों में आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर चयनित किया जाएगा। किसानों द्वारा अपने संसाधनों से खुद के पैसे से एक वर्मी कंपोस्ट पिट या गड्ढा, जिसकी विमाएँ 7 गुणा 3 गुणा 1 फीट होंगी, मतलब 7 फीट जो है उसकी लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 1 फीट उसकी गहराई, इसके निर्माण के उपरांत प्रति इकाई पर सरकार द्वारा 75% अनुदान सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित किया जाएगा। पहले किसानों को खुद बनवाना पड़ेगा और उसके बाद में इसमें जितनी भी लागत आएगी उसका 75% जो है गवर्नमेंट किसानों के खातों में भेजेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचते हुए भूमि की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। साथ ही प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। न्याय ग्राम परियोजना उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों की क्षमता को विकसित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला 16 दिसंबर 2017 को रखी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? न्याय ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। कुल 113 गठित न्यायालयों में से 44 ग्राम न्यायालय जो है क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 24 जनवरी 2018 को इसका जो शुभारंभ किया गया अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से किया गया।
योजना के अंतर्गत सीमावर्ती पिछड़े गांव तथा वनटांगिया, मुसहर व थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले गांवों का स्थायी तथा समेकित विकास किया जाएगा। 3 जनजातियां प्रमुख रूप से इसमें बताई गई हैं, वनटांगिया, मुसहर और थारू। इन जनजातियों वाले जो गांव हैं जिनमें इनकी ज़्यादा अधिकता है, उनका स्थायी विकास करने के उद्देश्य से ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा देश की रक्षा में जो सैनिक शहीद हो जाते हैं या अर्ध सैनिक बलों के जवान होते हैं, उनके गांवों का सम्मान किया जाएगा और उन्हें शहीद ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। शहीद गांव में निर्मित पक्की सड़कों का नाम गौरव पथ के नाम से रखा जाएगा तथा इन गांवों में तोरण द्वार पर, मतलब तोरण द्वार होता है गांव में जो प्रवेश द्वार है, गांव में एंट्री का जो गेट है, उस पर शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस गांवों के विकास के लिए राज्य के 17 विभागों के द्वारा 24 परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें पक्के आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, विद्यालय, अस्पताल, बैंकिंग सुविधा, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं शामिल होंगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत भौगोलिक संरचना के कारण विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े गांवों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा और इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वो ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 3 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार वर्तमान में प्रति जोड़े पर 51,000 रुपये की धनराशि व्यय कर रही है। योजना के तहत नगरीय निकायों, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीयन और विवाह होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसके बाद में आती है मुखबिर योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 24 जून 2017 को मुखबिर योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे सक्रिय मुखबिरों को तैयार किया जाएगा जो लिंग की पहचान व अवैध गर्भपात कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की गोपनीय सूचना जुटाएंगे। जिस तरीके से लिंग परीक्षण होता है गर्भ में ही और लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उसकी सूचना जो है वो इन लोगों के द्वारा दी जाएगी जिन्हें मुखबिर कहा जाएगा। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और इसके साथ ही सूचना जो भी व्यक्ति देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद में आता है आपका दस्तक अभियान। फरवरी 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिसेफ तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होने वाले दस्तक JEAES जापानी इंसेफेलाइटिस या एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम संचार अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। आज मुझे थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी हो रही है, बहुत मतलब दिक्कत है थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो दस्तक अभियान है वो जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट जो है इंसेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है। यह फ्लेवी नामक वायरस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले जापान में की गई थी। यह बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इस अभियान का स्लोगन, जो इसका एक नारा है, वो है दरवाज़ा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस को दूर भगाओ। इस अभियान के तहत प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 38 प्रभावित जिलों में रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। किसान उदय योजना। खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किसान उदय योजना की शुरुआत की गई। किसान उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत 2022 तक 10 लाख सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित इन पंप सेटों के रखरखाव का खर्चा भी सरकार 5 वर्षों तक उठाने का काम करेगी।
किसान उदय योजना कृषि क्षेत्र में इनपुट लागत को कम करेगी और किसानों की इनकम में ग्रोथ करेगी। इस योजना में वितरित पंप से ऊर्जा की बचत होगी, क्योंकि इसमें पारंपरिक पंपों की तुलना में 35% कम ऊर्जा खपत जो है वो होती है। प्रकाश है तो विकास योजना, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस योजना को स्टार्ट किया गया 25 दिसंबर 2017 को। और इस योजना का उद्देश्य जो है, राज्य के निर्धन नागरिकों जिनकी वार्षिक आयु 35,000 से कम है, तो उनको निःशुल्क जो है बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये योजना मथुरा जिले के 2 गांवों जिनका नाम है लोहबान और गौसाणा, यहाँ से ये स्टार्ट की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर, बीहड़ और जलभराव वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, ताकि उनका उपचार करके इन्हें कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सके। इस योजना को शुरू करने का जो निर्णय लिया गया था 8 अगस्त 2017 को लिया गया था, और 75 जिले हैं यूपी में, उनमें से गौतम बुद्ध नगर को छोड़ करके शेष 74 जिलों में ये योजना जो है प्रस्तावित है। इस योजना के सफलतापूर्वक संचालित हो जाने पर कृषि युक्त भूमि की उपलब्धता बढ़ जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। नया सवेरा योजना, 16 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में चिन्हित ग्रामों, जिनको हॉटस्पॉट कहा जाएगा, केवल बाल श्रम से मुक्त किए जाने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है, और 14 वर्ष से कम उम्र के सभी कामकाजी बच्चों को जो कि विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, उन्हें सूचीबद्ध करके इन्हें विद्यालय भेजने और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन और अनुश्रवण ब्लॉक स्तर पर गठित बाल अधिकार संरक्षण समिति और जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति के द्वारा किया जाता है। इस कार्य में सहयोगी संस्था के रूप में ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज व ग्राम पंचायत तथा शिक्षा विभाग जो है वो कार्य करेंगे। जून 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल श्रमिक बच्चों की संख्या लगभग 21.76 लाख अनुमानित थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का आरंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018 को। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को स्टार्ट की गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000-2001 में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, ये 17 मई 2012 को लागू की गई। शिक्षा मित्र वाले को याद रखना, ये पूछा गया है कई बार। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में जो आया था, प्रदेश में 7 जुलाई 2011 को पूर्णतः लागू किया गया था। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इस मिशन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त एवं स्थायी संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार और हुनरमंद मजदूरी प्रदान करना है, जिसके फलस्वरूप इनकी आजीविका में निरंतरता और उत्तरोत्तर प्रगति हो सके। 23-24 के बजट में लगभग 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 10 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और 1 लाख ग्राम संगठन और 3300 संकुल स्तर के संगठनों का निर्माण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। साथ ही गरीबी का जो स्तर है उसको निम्न करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब कुछ योजनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए, और इसमें से जो जरूरी योजना है उनको मैं यहाँ से आपको बताते चलूँगा। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को स्टार्ट की गई। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 30 सितंबर 2021 को। कन्या सुमंगला योजना याद रखेंगे 2019, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2022, महिला सामर्थ्य योजना 2021-22 में शुरू की गई। अभ्युदय योजना की शुरुआत 2021 में की गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और ये 2023 की है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये 2023 में स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2021 से यह संचालित की जा रही है, इसको याद रखेंगे। समग्र संपदा योजना 2021, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना फरवरी 2018, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018-19, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16 में स्टार्ट की गई थी, इसको याद रखेंगे आप। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2023 की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये भी 2023 की योजना है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017-18। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना 2016-17। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जुलाई 2013 से ये चल रहा है। मिशन परिवार विकास 24 अप्रैल 2017। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगरी और पुंज योजना 2016-17। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना 2017 में स्टार्ट किया गया था इसको। आदर्श नगर योजना, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2020-21। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 मई 2021 से संचालित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना इंपॉर्टेंट है, 2020। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार योजना 2020। ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना 2020। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम फरवरी 2018। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018-19 में स्टार्ट की गई, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना याद रखेंगे, 2017। जिला उद्योग केंद्र योजना 1978-79। वैज्ञानिक सम्मान योजना 2000। मिशन शक्ति 2020। निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना 19 अगस्त 2021। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 15 सितंबर 2021। ओडीओपी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018। मुखबिर योजना इंपॉर्टेंट है, 24 जून 2017। दस्तक अभियान फरवरी 2018 में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसान उदय योजना 2017। प्रकाश है तो विकास योजना इंपॉर्टेंट है, 2017। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017। नया सवेरा योजना इंपॉर्टेंट है, 2017, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, राज्य के सभी नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल तथा सस्ती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से 5 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति प्रख्यापित की गई। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संभावित क्षमता कितनी है? 22.3 गीगावाट है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सौर ऊर्जा नीति निम्नलिखित सौर परियोजनाओं के लिए लागू होगी, मतलब कौन कौन सी सौर परियोजनाएं जो है इसके अंडर आएंगी। ये है आपकी सोलर रूफटॉप परियोजनाएं, ऑफ ग्रिड संयंत्र और यूटिलिटी स्केल और सौर ऊर्जा परियोजनाएं। इस नीति के तहत श्रेणी 1 के अंतर्गत एकीकृत सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी जिसकी क्षमता होगी 100 मेगावाट। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017 जारी होने की तिथि से लागू होगी और 5 वर्ष की अवधि तक यह राज्य सरकार नई नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पहले हो उस तक जो है ये लागू रहेगी। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश का किस तरीके से विकास हुआ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, इसको देखते हैं। और इसको देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा इसको कैसे याद करेंगे, लेकिन जो चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास यहाँ पर बताया गया है क्षेत्र के हिसाब से, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, और तीनों क्षेत्रकों में जो क्षेत्रवार वृद्धि है वो इसमें यहाँ पे दर्शाई गई है। तो प्राथमिक क्षेत्रक आपको पता है कृषि क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है और तृतीयक क्षेत्र होता है आपका सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक। तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे, किस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को पहले देखते हैं हम, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो होता है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई प्रतिशत में? तो यहाँ से आप देखेंगे तो 9.6% की ग्रोथ जो है वो देखी गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्रक में। और सबसे कम क्षेत्रवार वृद्धि कब देखी गई प्राथमिक क्षेत्रक में? तो इसको याद कर लीजिए, ये है आपकी -0.02 तीसरी योजना में। तो प्राथमिक क्षेत्रक में से दो ज़रूरी चीज़ें याद करने की क्या क्या हो गई। एक तो कि प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई? छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85। और सबसे कम वृद्धि प्राथमिक क्षेत्रक में तीसरी योजना के दौरान -0.2%। ठीक है, ऐसे ही द्वितीयक क्षेत्र में देखिए, द्वितीयक क्षेत्रक में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई 10.8%। और सबसे कम वृद्धि कब देखी गई थी? तो सबसे कम वृद्धि देखी गई थी 9वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये माइनस में थी, ऋणात्मक वृद्धि थी 0.9%। ठीक है, ऐसे ही तृतीयक क्षेत्र में देखिए, तृतीयक क्षेत्रक में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई थी? तो ये देखी गई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.6%। और सबसे कम वृद्धि जो है तृतीयक क्षेत्रक में वो कब देखी गई थी? तो ये देखी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.3%। तो ये तो अलग अलग हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का। अब यहाँ से देखेंगे टोटल, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में
मिलाकर के तीनों में सर्वाधिक वृद्धि जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पर क्या है, तीनों क्षेत्रकों को मिलाया गया है, मतलब तीनों क्षेत्रकों को संयुक्त रूप से अगर वृद्धि के रूप में हम देखें तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलेगी 8.7%। और तीनों क्षेत्रकों को मिलाकर के सबसे कम जो ग्रोथ देखी गई थी वो कब देखी गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.6%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और आज थोड़ा सा आपको हो सकता है क्लास में मज़ा नहीं आया हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको आज इंटरेस्ट नहीं आया होगा, क्योंकि आज एक तो वैसे भी तबीयत सी ख़राब है। आपको आवाज़ देख के ये अनुमान लग रहा होगा कि सर्दी बहुत हो रही है और जुकाम, मतलब बहुत भयंकर टाइप का जुकाम जो है वो मुझे हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।